Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the third lecture of our module Global Marketing. Today's lecture is about the global economy. This is part first part of today's this chapter, the global economy. Second part will be discussed in our lecture number 4. Before we proceed, let's have a brief overview what did we discuss in our last lecture. हमने अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में या सेकंड लेक्चर में हमने ग्लोबल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया. आपको याद होगा कि हमारा लास्ट चैप्टर या चैप्टर नंबर 1 वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग. इंट्रोडक्टरी था, हमने ग्लोबल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. हमने उसमें देखा कि ग्लोबल मार्केटिंग क्या होता है एंड व्हाट इट इज़ नॉट. हमने ये डिसाइड किया या हमने ये डिस्कस किया कि ग्लोबल मार्केटिंग इज़ वेरी सिमिलर टू सिंगल डोमेस्टिक मार्केटिंग. एक कंट्री में जिस तरह आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ग्लोबल मार्केटिंग बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन चंद डिफरेंसेस हैं. ग्लोबल मार्केट में टारगेट मार्केट होती है, जैसे कि सिंगल मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में आपकी टारगेट मार्केट होती है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जिन्हें आप प्रोडक्ट सेल करते हैं. सिमिलरली ग्लोबल मार्केटिंग में मार्केटिंग में भी आपकी टारगेट मार्केट सिलेक्ट की जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 कंट्रीज़ में हैं या 4 कंट्रीज़ में हैं, मोर देन 4 कंट्रीज़ में हैं, आपको इन तमाम कंट्रीज़ की टारगेट मार्केट्स जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी. देन हमने बात की कि लाइक सिंगल मार्केट डोमेस्टिक मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के डिसीजन लेते हैं. सिमिलरली आप ग्लोबल मार्केट में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के वाले से थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है कि यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं वेदर वी नीड टू अडेप्ट द प्रोडक्ट और वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट. यहाँ पे थोड़ा सा सिंगल डोमेस्टिक मार्केट से ये कम्प्लेक्स डिसीजन होता है कि हमें स्टैंडर्डाइज करनी चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन मीन एक प्रोडक्ट to all countries, one product which is being sold to all countries should be similar. एक ही प्रोडक्ट हो जो सबको आप सेल करें. एडेप्टेशन मीन्स कि आप प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन लेकर आए. तो हमने इस पे डिस्कशन की थी कि आप कोशिश करें जितना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड कर सकते हैं आप स्टैंडर्डाइज्ड करें, लेकिन where you think there is need for adaptation, you should bring adaptation in your product, modifications लेकर आए. अब एग्जाम्पल हम इसकी लेते हैं. प्रोडक्ट्स ऑटोमोबाइल पाकिस्तान में जो सेल होती हैं, आपने देखा दोज ऑटोमोबाइल्स आर राइट हैंड ड्रिवन एंड दोज ऑटोमोबाइल्स विच आर बीइंग सोल्ड इन यूएसए आर लेफ्ट हैंड ड्रिवन. ठीक है, लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है वहाँ पे, यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव होती है. सिमिलरली यूएसए में अगर आप देखें तो हैवी बाइक्स होते हैं, छोटे बाइक्स नहीं है, स्कूटर काइंड ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है. हमारे पाकिस्तान में CD70 125 वगैरह सेल होते हैं. रीज़न एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में हैवी बाइक्स. अनदर रीज़न इज़ फ्यूल भी एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में. वहाँ पे परचेजिंग पावर ज़्यादा है, यहाँ पे परचेजिंग पावर कम है. सो होंडा एंड अदर कंपनीज आर अडेप्टिंग देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बाय ग्लोबल मार्केट्स वेयर दे आर प्रेजेंट. वो अपनी उसको अडेप्ट करती हैं, चेंज करती हैं. सो हाउ मच अडेप्टेशन इज रिक्वायर्ड, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर. हाउ मच डिफरेंसेस आर देयर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा होगी. लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज इन ग्लोबल मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड सिमिलरिटीज फाइंड आउट करनी है एंड डिफरेंसेस भी फाइंड आउट करने हैं. लेकिन जितने डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हमारी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम है हमारी राइज ऑफ कॉस्ट का. हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी. जब कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो प्राइसेस भी इंक्रीज करेंगी, और प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो चांसेस जो कि हैं वो ये हैं कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट ना बाय करें. हमें इसके अलावा
प्राइस की भी अडेप्टेशन या स्टैंडर्डाइजेशन का डिसाइड करना होगा, वेदर वी नीड टू अडेप्ट या स्टैंडर्डाइज द प्राइस। प्राइस की स्टैंडर्डाइजेशन अडेप्टेशन क्या है कि कंट्री टू कंट्री हमारी प्राइस सेम रहे या वेरी करे। समटाइम्स ये सेम होती है, समटाइम्स ये वेरी करती है। देन आपको प्रमोशन की अडेप्टेशन या स्टैंडर्डाइजेशन डिसाइड करनी होगी। अगर आपके ग्लोबल मार्केट्स में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको प्रमोशन भी अडेप्ट करनी पड़ेगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी, कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट आपको कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज़ को देखते हुए बनाने पड़ेंगे। अगर कंट्रीज आर सिमिलर इन एनवायरनमेंट, देन आपको स्टैंडर्डाइज एडवर्टीजमेंट रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको अडेप्टेशन या स्टैंडर्डाइजेशन करने के बारे में डिसाइड करना होगा कि स्टैंडर्डाइज्ड हो ऑल ओवर द वर्ल्ड या उसको अडेप्ट किया जाए। पाकिस्तान में छोटे रिटेलर्स हैं और यूएस यूके में बड़े रिटेलर्स हैं, जर्मनी में बड़े रिटेलर्स हैं। वहाँ पे जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट देन हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। सो हेयर डिसीजन इज़ कि कितनी अडेप्टेशन, कितनी स्टैंडर्डाइजेशन की जाए। सो जितनी सिमिलरिटी है उतनी स्टैंडर्डाइजेशन हो, जहाँ पे डिफरेंसेस हैं वहाँ पे अडेप्टेशन हो। नो डिफरेंट एक है कि हाउ टू डिसाइड अबाउट वेदर वी हैव टू स्टैंडर्डाइज और अडेप्ट द प्रोडक्ट। इसका आंसर ये है कि आपको मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स को स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहला इन्वायरमेंट डेमोग्राफिक्स है। पीपल, एज, सेक्स, उनकी फैमिली लाइफ साइकिल, मैरिटल स्टेटस, इनकम, जॉब, रेस, रिलीजन एटसेट्रा, आप उनकी लोकेशन जहाँ पे रहते हैं, एजुकेशन एटसेट्रा आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर तमाम कंट्रीज़ में जिसमें आप ग्लोबल मार्केट है जिसमें आप सिमिलर हैं तो आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। देन आपको कल्चर देखना है, कल्चर अगर सिमिलर है तो स्टैंडर्डाइजेशन, अगर डिफरेंस है तो अडेप्टेशन। देन आपको ये देखना है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। टेक्नोलॉजीज अगर कंट्रीज़ में सेम है तो लर्निंग बहुत कम चाहिए आपके कस्टमर को, स्टैंडर्डाइजेशन चल सकती है इन प्रोडक्ट। अगर टेक्नोलॉजीज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है देन adaptation is always recommended। इकोनॉमिक कंडीशन कंट्रीज़ की अगर सिमिलर है तो स्टैंडर्डाइजेशन की जा सकती है, अगर डिफरेंट है तो अडेप्टेशन प्राइसिंग वगैरह में आपको करनी पड़ेगी। नेचुरल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट भी आपको देखना है कि अगर वो सिमिलर है तो स्टैंडर्डाइजेशन इज़ पॉसिबल, अगर डिफरेंट है तो स्टैंडर्डाइजेशन की बजाय अडेप्टेशन इज़ मोर प्रेफरेबल। देन हमने डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया डोमेस्टिक मार्केटिंग से। डोमेस्टिक मार्केटिंग में हमने बात की थी कि होता यह है कि आपकी फर्म अपने डोमेस्टिक कंट्री में जिसमें वो जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है और वो उस फर्म को जस्ट वहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ करनी है अपनी प्रोडक्ट की, वहाँ पे लोगों अपने मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल के डिसीजंस लेने हैं। उस पर ज़्यादा उसको वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंगल मार्केट में उसका काम होता है उसको वहाँ के सेगमेंट को स्टडी करना है, उसका डेटा कलेक्ट करना है, उनका बिहेवियर, उनका लिविंग स्टाइल वगैरह एटसेट्रा, उनके एटीट्यूड्स, उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी करना है अपने कस्टमर की इन वन सिंगल मार्केट, और उसकी बेस पे अपने प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन में मॉडिफिकेशंस लेकर आनी है। देन हमने एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात की। एक्सपोर्ट मार्केटिंग में ज़रूरी था कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को किसी और कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करें, वहाँ पे सेल करें। इसमें आपको ज़्यादा मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स के डिसीजन तो नहीं लेने, बट यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपोर्ट लॉज का नॉलेज होना चाहिए, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज वगैरह इस तरह की चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। कौन सी पोर्ट है जहाँ से आप अपना इक्विपमेंट्स, अपनी मर्चेंडाइज या अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करेंगे और थ्रू व्हाट चैनल एक्सपोर्ट करेंगे, वेदर यू विल बी यूजिंग शिप्स और जेट्स और एनी अदर सोर्स, ट्रक्स वगैरह आप यूज़ करेंगे। दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि आपको वहाँ पे डिसाइड करनी है। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप अपनी सेल्स फोर्स अपनी किसी और कंट्री में फुल फ्लैज यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप अपने मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स की बात करते हैं और इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन, अडाप्टेशन का, दूसरी मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स के बारे में और यूटिलाइज़ किसी और कंट्री में करने का आप में स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अब आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देन हमने जो नेक्स्ट बात की मल्टीनेशनल
कॉरपोरेशंस की बात की, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की मार्केटिंग की बात की, मल्टीनेशनल मार्केटिंग की बात की। मल्टीनेशनल मार्केटिंग में हमने कहा कि दिस थिंग लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। These companies characterized by extensive investment in assets abroad, ये बाहर अपने assets परचेज करती हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, सेल्स फोर्स, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह एवरी काइंड ऑफ थिंग पे इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। इक्विपमेंट्स बाय करते हैं, लैंड बाय करते हैं, अपना कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। ये फुल फ्लेज लेवल पे ये अपना वहाँ पे मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी मींस कि ये हर कंट्री को डोमेस्टिक अपनी मार्केटिंग वहाँ पे डोमेस्टिक मार्केटिंग अपनी रन करते हैं। हर कंट्री के बारे में इनके मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स के डिसीजंस होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये समटाइम्स कॉरपोरेशंस आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती। इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, साइनर्जीज क्रिएट करनी चाहिए, हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए। इससे ये है कि कॉस्ट सेविंग होगी, प्राइस रिड्यूस होगी और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ग्लोबल रीच का इनको एडवांटेज होता है, उस ग्लोबल रीच के एडवांटेज को ये अपने बेनिफिट में यूटिलाइज कर सकते हैं। गुड आइडियाज़ इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रमोशन हमेशा ये शेयर नहीं करते। अगर एक कंट्री में कोक के मैनेजर्स को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो दूसरे कंट्री में भी वो नहीं लॉन्च करेंगे। क्यों? आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दैट इज़ द रीज़न। सो अनदर इज पैन रीजनल मार्केटिंग। पैन रीजनल मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आप मल्टीनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो डिसइकोनॉमिज्म ऑफ स्केल हो जाता है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स होते हैं बिकॉज आप अडेप्टेशन कर रहे होते हैं। हर कंट्री बहुत ज़्यादा उसको अडेप्ट कर रहा होता है अपने मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स को टू द नीड ऑफ customers in that country. So diseconomies of scale बहुत ज़्यादा हो जाता है because of this tailoring to local customers. So इस चीज़ को diseconomies of scale को ओवरकम करने के लिए पैन रीजनल मार्केटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। पैन रीजनल मार्केटिंग का कंसेप्ट ये है कि आप सेवरल कंट्रीज विच आर सिमिलर इन सम वे उनका आप रीजन बना लें। जैसे कि एक रीजन है कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए का, वो कंट्रीज सिमिलर हैं इन द वे दे स्पेंड देयर मनी। सो एक रीजन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। देन एशिया पैसिफिक का रीजन एक कंसिडर हो सकता है, मिडल ईस्ट का रीजन कंसिडर हो सकता है, सेंट्रल यूरोप एंड एटसेट्रा का रीजन आप बना के दोज कंट्रीज आपस में सिमिलर हैं तो आप अपनी मार्केटिंग टेक्टिक्स सारी अपनी मार्केटिंग वेरिएबल्स आप उन रीजन्स से रिलेटेड टेलर करके इंस्टेड ऑफ टेलरिंग योर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स टू एवरी कंट्री यू शुड टेलर योर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल टू जस्ट फ्यू रीजन। उसमें आपके कॉस्ट सेविंग भी है, स्टैंडर्डाइजेशन को भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अडेप्ट भी कर रहे हैं। द लास्ट thing which we discussed in development of global marketing was global marketing. Global marketing हमने बात की, it involves the creation of a single strategy for product, service और company for entire global market. आप सारी मार्केट के लिए एक बनाते हो, सिंगल स्ट्रेटजी बनाते हो यहाँ पे, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन बहुत की जाती है बट यू डोंट इग्नोर द डिफरेंसेस। आप अडेप्टेशन भी करते हो, जितना हो सके आप स्टैंडर्डाइज रखते हो बट यू अडेप्ट बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस। Then we talked about importance of global marketing. इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो कि दुनिया की टॉप की कॉरपोरेशंस है, what they are doing is they are earning more by selling their products outside their home country. को की हमने बात की 90% ऑफ द रेवेन्यू वो बाहर से अर्न कर रहे हैं। थिंक अबाउट द यूएस की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा, लेकिन 90% ऑफ द रेवेन्यू वो दुनिया के बाकी कंट्री से अर्न कर रहे हैं। सो जहाँ पे ग्रोथ की नीड है, गो ग्लोबल, गो ग्लोबल। अगर आपके पास पैसा है, ज़ाहिर ऑफ कोर्स पैसा यू विल of course you will be in a need for money to go global. You will need expertise to go global. It is not an easy thing to do, but if you have money, you have big corporation, I will advise you to go global. ग्लोबल जाएं, ग्रोथ आप एक कंट्री में रह के बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। जर्मनी की बड़ी फर्म्स वो सारी फर्म्स 94% ऑफ द रेवेन्यू या सेल्स या मार्केट शेयर उनका आउटसाइड जर्मनी है। थिंक अबाउट द कंपनीज। आपके कंट्री में, पाकिस्तान में कितनी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं?
कोक यहाँ पे है, पेप्सी यहाँ पे है, क्राफ्ट फूड्स यहाँ पे है, लू यहाँ पे है, टोयोटा यहाँ पे है पाकिस्तान में, सुजुकी पाकिस्तान में, होंडा पाकिस्तान में है, मैरियट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, आरबीएस रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड आया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आया था, सिटी बैंक आया था यहाँ पे। इसके अलावा आपके जोंग यहाँ पे है, जोंग जो कि चाइना मोबाइल की सब्सिडरी है, वारिद पाकिस्तान में है, टेलीनॉर पाकिस्तान में, इतिसलात पाकिस्तान में है। सो बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दुनिया की पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं। मेट्रो जर्मनी का रिटेलर है, वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। मित्सुबिशी पाकिस्तान में है, मज़दा की गाड़ियां आपको पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं। मर्सिडीज़, BMW, दो के ये खुद नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान में अपनी व्हीकल्स को। इसके अलावा फिलिप्स, सोनी, LG, सैमसंग, डेल, HP, ये सारी फर्म्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं। सो ये क्यों आई हुई हैं, क्यों निकली अपने होम कंट्री से? जस्ट फॉर वन रीज़न, टू अर्न मनी, बिकॉज दे न्यू कि इनके अपने होम कंट्री में जितनी ग्रोथ इन्होंने करनी थी वो कर ली। एक पर्सन जो कि कंप्यूटर बाय करता है, एटलीस्ट वो 1 साल 2 साल के लिए कंप्यूटर रखेगा। सो एज्यूम करते हैं कि आप पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन ने HP का कंप्यूटर बाय कर लिया, तो 2 साल HP क्या सेल करेगा उन्हें? आपने 2 साल तक तो कंप्यूटर चेंज नहीं करना, 2 साल तक वो क्या करे? हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता। प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू करना, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। व्हाट दे नीड टू डू इज दे हैव टू मूव आउट एंड फाइंड अदर मार्केट्स। देन हमने स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडाप्टेशन की बात की कि कितनी स्टैंडर्डाइजेशन कितनी अडाप्टेशन होनी चाहिए। हमने कहा कि जितनी स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं कीजिए, दैट इज गुड, बट वेयर एवर यू फाइंड द डिफरेंस, गो फॉर अडेप्टेशन, localization, that is good thing. Think global, act local. So adaptation is very necessary, very important to global marketing. Standardization कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन तो करना ही है आपने, लेकिन अडेप्टेशन भी करनी है। अडेप्टेशन में ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा नहीं चेंज करनी पड़ती, आपको थोड़ा बहुत प्राइस को अप्स एंड डाउन करना पड़ता है, थोड़ा सा पैकेजिंग में चेंजिंग करके लेकर लानी पड़ती है, प्रमोशन में चेंजिंग करनी पड़ती है, और डिस्ट्रीब्यूशन करने में आपका जो थोड़ा सा वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वो सेम रहती हैं। ब्रांड के वाले से प्रमोशन में भी आपके मैसेज सेम ही रहता है, उसमें आप ब्रांड कर्नल्स चेंज नहीं होते, आपके ब्रांड आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं चेंज होते, ब्रांड इमेज के जो उसके पॉइंट ऑफ पैरिटी, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस चेंज नहीं होते। सो अडेप्टेशन में देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, गो फॉर अडेप्टेशन, बट मेक श्योर जितना स्टैंडर्डाइजेशन हो सके आप स्टैंडर्डाइजेशन उसको यूटिलाइज करें। वाई कंपनीज सी ग्लोबल मार्केट्स, हमने इस पे डिस्कस किया था कि कंपनीज ग्लोबल मार्केट्स इसलिए जाती हैं बिकॉज समटाइम्स अब्रॉड से ऑर्डर आते हैं, दे हैव टू फुलफिल दोज ऑर्डर। समटाइम्स उनको एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज उन्होंने सेल्स करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो दे हैव टू गो आउट एंड दे हैव टू सेल फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड मनी, एंड समटाइम्स दे हैव टू काउंटर देयर कंपेटिटर्स, उन्हें कंपटीशन को काउंटर करना होता है, कंपटीशन को टैकल करना होता है, तो वो क्या करती हैं, वो ग्लोबल जाती हैं। जैसे कि हमने फिलिप्स और जी जनरल इलेक्ट्रिक की एग्जांपल डिस्कस की थी आपके लास्ट लेक्चर में। एंड समटाइम्स दे गो ग्लोबल बिकॉज देयर कस्टमर्स गो ग्लोबल। इसमें हमने बात की थी जब टोयोटा, होंडा और बाकी फर्म्स जो कि जापानीज हैं वो मूव इनटू यूएस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो जो पार्ट्स थे, स्पेयर पार्ट्स और छोटे मोटे जो उसके कंपोनेंट्स थे, उसके मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर थे टू दीज जापानीज फर्म, वो भी यूएस में मूव हुए बिकॉज दे वांटेड टू स्टे क्लोज टू द मैन्युफैक्चरर्स ताकि उनकी कॉस्ट भी सेव हो। सो कस्टमर का पीछा करते हुए वो यूएस तक गए। समटाइम्स इट इज़ प्योर इकोनॉमिक डिसीजन टू गो ग्लोबल। आप पाकिस्तान में सेल करें अगर प्रोडक्ट, तो अगर वो सस्ती सेल होती है तो उसमें आपको लॉस है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू फाइंड अल्टरनेट मार्केट्स जहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट और थोड़ा सा एक्सपेंसिव सेल करके आप बाय कर अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकें। वाई स्टडी ग्लोबल मार्केटिंग, इस पे हमने बात की थी कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट्स की फर्म्स आज टुडे दे वांट ग्रेजुएट्स विद द नॉलेज ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग। फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में, वो अप्रिशिएट करती हैं अगर ग्लोबल मार्केटिंग का नॉलेज हो, स्पेशली इनके टॉप
मैनेजमेंट पे ग्लोबल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो ग्लोबल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं टॉप मैनेजमेंट में. सो इफ़ यू वांट टू गो टू द हायर रैंक्स ऑफ दोज फर्म्स, ग्लोबल मार्केटिंग का नॉलेज आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए. देन आपकी सर्विस जो इंडस्ट्री है वहाँ पे ग्लोबल मार्केटिंग का बहुत रोल है. बैंकर्स, लॉयर्स, आपके फिजिशियंस एटसेट्रा, दे आर मूविंग आउट to other countries based on knowledge of global markets, etc. So that was what we discussed in our last lecture. Today's lecture की जो आउटलाइन है, इट इज़ प्रेजेंटेड हियर. वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड उसका ओवरव्यू होगा, थोड़ा सा इसमें इंटरनेशनल डिपेंडेंस ऑफ नेशंस एंड द ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड, ये हम डिस्कस करेंगे. थ्योरीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हम डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे एंड एक्सचेंज रेट्स के बारे में अच्छी खासी डिस्कशन होगी. दैट वुड बी पार्ट, ये जो 4 पॉइंट्स है पहले वाले, लेक्चर 3rd का पार्ट होंगे. लेक्चर नंबर 4 जो इस चैप्टर का पार्ट बी होगा, दैट वुड बी अबाउट इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी. प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में होगा. देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एज ए मींस ऑफ प्रमोटिंग ट्रेड. ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा मैं अपने टुडेज लेक्चर और कमिंग लेक्चर जो अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी पार्ट 2 होगा. इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अमंग बेसिक थ्योरीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. 3 थ्योरीज जो कि हमने इसमें डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो जाएगा कि क्यों कंपनीज बाहर सेल करना या किसी और से बाय करना प्रेफर करती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है, हम वो डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट होता क्या है वो भी देखेंगे, और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे बनाई जाती है, एटसेट्रा. उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी, अब आज के लेक्चर में होगी. देन हम डिस्क्राइब करेंगे हाउ एंड वाई एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट. एक्सचेंज रेट्स होता क्या है, क्या उसकी वैल्यू है इन ग्लोबल मार्केटिंग, कैसे फ्लक्चुएट करता है, और कौन सी फोर्सेस हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं इन फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स. इस पे इन डिटेल डिस्कशन हम करेंगे. ये आज के लेक्चर की पार्ट होगा. लिस्ट कर, यू वुड बी एबल टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब द मेजर एजेंसीज दैट प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड. कौन सी एजेंसीज हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट पार्ट. इस पे आपने एम्फेसिस करना है वाइल रीडिंग एंड स्टडिंग अबाउट दिस मॉड्यूल की एजेंसीज कौन सी हैं प्रमोट करती हैं वर्ल्ड ट्रेड को. उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर जो पार्ट बी होगा ग्लोबल इकोनॉमी का, उस पर डिस्कस करेंगे हम. यू वुड बी एबल टू डिस्क्राइब कॉमन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स. क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरह के बैरियर्स हैं टू गोइंग ग्लोबल, एंड इंटरनेशनल मार्केटियर्स पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये भी डिस्कस होगा. देन वी विल कंपेयर द 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पार्ट बी होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस हम करेंगे. बट टुडेज लेक्चर विल बी द बेसिक लेक्चर फॉर अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, क्या होता है उसमें हम इसमें डिस्कस करेंगे टुडे लेक्चर. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विद द डिस्कशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे. इसमें आप जानते हैं कि फ्यू कंट्रीज हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट होंगे इस दुनिया में, जो अपने लिए हर चीज़ वो बना लेते हैं और किसी की ज़रूरत नहीं होने. थिंक अबाउट कि आप अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं. लाइफ वुड बी वेरी बोरिंग. आप हमेशा चाहते हैं कि लाइफ में वैरायटी हो, चेंजिंग हो. दैट इज़ द फन ऑफ लाइफ. इसमें तगड़ी और तब्दीली, अल्ट्रेशंस, मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, देन लाइफ प्यारी लगती है. सो इस अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशंस के ही लिए बहुत सारे लोग फॉरेन गुड्स बाय करते हैं, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यूज भी करते हैं और फॉरेन प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं. व्हाई शुड दे बी लाइक सेल्फ सफिशिएंसी क्यों होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्टिंग कंजम्पशन टू सेल्फ मेड गुड आपका लिविंग स्टैंडर्ड लो कर देगी. इट विल क्वालिटी ऑफ गुड्स भी आप जो कंज्यूम करेंगे इतनी हाई नहीं होगी, बिकॉज उसमें प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट और उसमें इनोवेशन नहीं होगी. सो दुनिया में फ्यू नेशंस हैं जो कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया और कुछ एशियन स्टेट्स होगी या अफ्रीकन स्टेट होगी जो कि बाहर इतनी ट्रेड वगैरह नहीं करती. रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. इंटरनेशनल डिपेंडेंस ऑफ नेशंस बहुत ज़्यादा है. कुछ कंट्रीज हैं जो कि स्टील बनाते हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो कि
तांबा बनाते हैं, लेड बनाते हैं। तो ये कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? बस गिविंग द प्रोडक्ट विच वन नीड्स, एक दूसरे को प्रोडक्ट देते हैं। अगर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ तो मुझे गुड्स चाहिए, व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड सर्विसेज टू समवन एल्स एंड उससे परचेज करूँगा गुड। इसलिए इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। बहुत सारे कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स एंड समथिंग एक्सपोर्ट करते हैं। अब चाइना देखें, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है लेकिन इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, बिकॉज उसके लिए इतना इकोनॉमिकल नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस करें। सिमिलरली यूएसए के लिए इतना इकोनॉमिकल नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस करे। वो क्या करता है, वो चीप थिंग्स बाहर से परचेज कर लेता है एंड अपनी एक्सपेंसिव थिंग बाहर सेल कर देता है। इस तरह ये कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान अपने वेपन्स बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, चीप वेपन है एज कम्पेयर टू यूएस। हमारे वेपन्स बहुत सारे अरब कंट्रीज, मिडल ईस्ट के कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, श्रीलंका एटसेट्रा बाय करते हैं। हम अरब कंट्रीज, मिडल ईस्ट के कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं फॉर ऑयल। हम ऑयल बाय करते हैं उनसे एंड सेवरल अदर प्रोडक्ट्स उनसे बाय करते हैं। अफ्रीका से हम कोई और प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, टायर एटसेट्रा, दिस काइंड्स ऑफ थिंग हम वहां से बाय कर लेते हैं। श्रीलंका से हम टी मंगवा लेते हैं। सो वी ऑल आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, दीज नेशंस आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। आप अपने आप को देखिए, आप सुबह उठते हैं और जिस मैट्रेस पे आप सो रहे होते हैं मे बी वो यूएसए का बना हो। आपका सेल फोन जिस पे आप अलार्म आपने सेट किया, आप टाइम देखा सुबह उठने के लिए, वो साउथ कोरिया का बना होगा। आपकी उठते हैं, आप वॉशरूम में जाके टूथपेस्ट जो यूज करते हैं दैट वुड बी मे बी मेड इन यूएसए या यूएसए की फर्म कोलगेट पॉमलिव का बना हो। ठीक है, आप जो शैम्पू यूज करते हैं वो हो सकता है यूके की फर्म का बना हो। आप जो सोप यूज करते हैं वो यूएसए की फर्म का बना हो। आप घड़ी जो रिस्ट वॉच यूज करते हैं वो स्विट्जरलैंड की बनी होगी। आप जापान की गाड़ी में बैठ के अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, वहाँ पे आप सेवरल पीपल्स को देखते हैं जो कि बैग, स्विट्जरलैंड का बैग उठा के बुक्स उसमें डाल के जा रहा होगा, और बहुत सारे लोग अमेरिकन गाड़ी पे या जर्मन गाड़ियों पे आए होंगे। आप जिन टेबल्स या चेयर्स पे बैठे हैं वो आइकिया के हो सकता है बने हो, जो कि स्वीडन का ब्रांड है, स्वीडिश प्रोडक्ट्स हैं वो बनी हो। सो आपके अराउंड, लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड सेवरल प्रोडक्ट्स, सेवरल गुड्स विच वर डेवलप्ड बाय फर्म्स जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं। हमने क्यों बाय की, हमारी कंट्री ने वो क्यों बाय की? बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन देम फॉर दोज प्रोडक्ट्स। अगर हम खुद वो मैन्युफैक्चर करें दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस। सो हमने उन्हें पैसा दिया या उन्हें कुछ और एज अ प्रोडक्ट उन्हें सेल की और उनसे हमने ये प्रोडक्ट ली। यूजली हम मॉनेटरी टर्म्स में ये प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, पैसा देते हैं, इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। अगर कंपनी यहाँ पे खुद एग्जिस्ट नहीं करती सेल करने के लिए, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स ही सेल की जाएं ग्लोबली। सर्विसेज आर आल्सो मेकिंग मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड ग्लोबली। कंसल्टिंग फर्म्स हैं बहुत सारी, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज देखें बाहर की, ओगलवी एंड मैथर यहाँ पे पाकिस्तान में, लियो बर्नेट ये पाकिस्तान में, बैंक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे फिजिशियन बाहर के यहाँ पे काम करते हैं पाकिस्तान में। सो आप सर्विसेज भी अपनी सेल करते हैं। सो और बहुत सारा रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं इस तरह अपनी सर्विसेज सेल करके। यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह अपनी सर्विसेज सेल करके बहुत सारा रेवेन्यू अपना जनरेट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का ओवरव्यू लेते हुए हम हिस्ट्री में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड ने ग्रो किया। थोड़ा सा हिस्ट्री की हम बात करते चलें। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई 1929 में इन यूनाइटेड स्टेट्स। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी मेकर्स थे, दे थॉट कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री। व्हाट डिड दे डू फॉर दैट? उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ऑन importers, उन्होंने import duties increase कर दी। So it was very difficult for other countries to export goods in USA. रीज़न क्या था? वो अपनी फर्म्स, यूएसए की फर्म्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यूएसए की फर्म वेरी प्रोटेक्टेड रहें, यूएसए की फर्म खुद बनाएं प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर करें, यहाँ पे सेल करें, बाहर की प्रोडक्ट्स कंजम्पशन यूएसए में कम हो। अब दूसरे कंट्रीज जो कि एक्सपोर्ट कर रहे थे टू यूएस, ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने भी अब रिस्ट्रिक्शंस कर दी। उन्होंने कहा कि यूएसए की प्रोडक्ट्स हमारी कंट्रीज में
कम सेल हों, उसके लिए उन्होंने ड्यूटीज़ इंपोर्ट ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी. It was made difficult for the importers to bring USA product in other countries. So हुआ ये कि इसका इकॉनमी क्रैश होगी in less than a year. World trade collapsed and sending world in greater depression. बहुत सारे कंट्रीज ने सफ़र किया, बट मेजॉरिटी जो कंट्रीज थी सफ़र करने वाली, उसमें जर्मनी और जापान वर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. एंड सम पीपल से कि जर्मनी और जापान ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी वो इसी रीजन की थी कि मार्केट्स के लिए लड़ाई थी, मंडियों के लिए लड़ाई थी, और काफ़ी डिवास्टेशन हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. बट व्हाट दे लर्न, ऑल द कंट्रीज लर्न कि हमें ट्रेड को इम्प्रूव करना है, हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी है, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है. और उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस वर ईगर टू डेवलप एंड प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्सपेंड इट. उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो एफर्ट की वो थी इन द फॉर्म ऑफ गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. विद इन फ्यू ईयर्स 1950s में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 16 टाइम्स वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज कर गई. देन उन्होंने एक और जो इंस्टीट्यूट बनाया विद द नेम ऑफ WTO, World Trade Organization. It helped to reduce import tariffs from 40% in 1947 to estimated 4% in 2000. 40% से 4% तक वो लिया WTO. So उसने हेल्प की फॉर नेशंस टू इम्पोर्ट गुड्स टू देयर कंट्रीज. अगर इम्पोर्टर है वो इम्पोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्टर को भी इससे बेनिफिट हुआ. So this global integration was the result of globalization. ये ग्लोबल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी सर्ज आई with the help of these institutes, GATT and WTO. हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में इन दो एग्रीमेंट्स पे, दो बॉडीज़ पे बहुत डिटेल पे बात होगी, इन एग्रीमेंट्स पे. देन इसका बेनिफिट आफ्टर दैट जब ये कॉन्स्टिट्यूट की गई पॉलिसीज़, वर्ल्ड ट्रेड इम्प्रूव हुई, नेशंस क्लोजर हुई. अब आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बाय कर सकते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट आपको यूके में भी नज़र आएंगी. हम बहुत सारी एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट अपनी यूके में. आपकी बेकरी, आपकी जो स्पाइसेस हैं, मसाला जात हैं, वो आप यूके के रिटेल आउटलेट्स की शेल्फ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट किस चीज़, हाउ डिड वी मैनेज टू सेल आवर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक WTO एंड GATT. Let's talk about the basic theories of world trade. Internationally traded goods and services are important to most countries. हम जानते हैं कि we love to buy those things जो कि foreign made होती हैं, but it is not advantageous to a country to produce every good. अब अगर श्रीलंका में सॉल्ट नहीं है, नमक नहीं है, तो क्या श्रीलंका अपनी नमक दरियाफ्त करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए वो माइनिंग स्टार्ट कर दे? आई वुडंट सजेस्ट देम दैट. व्हाई? बिकॉज इट इज चीपर टू बाय सॉल्ट आउटसाइड श्रीलंका. आप इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम पाकिस्तान, चीपर है. इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग योर एक्सकेवेशंस एंड माइनिंग एंड पुटिंग योर लेबर देयर एंड फाइंडिंग नथिंग, it is easy to import salt from Pakistan. Similarly, हम पाकिस्तान में एम्ब्रॉयडरी करते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि एक्सपोर्ट की जाती है. तो क्या जापान को हम ये एडवाइस करेंगे कि वो भी अपनी एम्ब्रॉयडरी कर ले और एक्सपोर्ट कर दे अपनी एम्ब्रॉयडरी की प्रोडक्ट्स? नो, दे शुडंट. बिकॉज वो जितना टाइम स्पेंड करेंगे एम्ब्रॉयडरी पे, उतना टाइम स्पेंड कर लें किसी और गुड पे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं. सो थ्योरीज ऑफ दीज वर्ल्ड ट्रेड ये इस चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करती हैं कि व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी प्रोड्यूस एंड व्हाट शुडंट वी प्रोड्यूस. सिंपल इसका आइडिया ये है कि जो चीज़ आप चीपर किसी और कंट्री से बाय कर सकते हैं वो खुद प्रोड्यूस ना करें, और whatever you can produce in
low price, in low cost in your own country with little money invested on produce it and sell it to other country. Cost advantage जिसमें आपको हो वो produce करें and sell करें to other countries. Cheaper things अगर किसी और जगह से मिलती हैं आप वहाँ से buy कर लें और खुद produce ना करें. That is simple technique जो कि इसमें हम use करते हैं while deciding about global trade कि क्या sell करना है और क्या buy करना है. Questions हैं कुछ कि what caused virtually any product choose to specialize in certain goods? Where do international cost advantages originate? Why companies, why firms, why countries selected some industries to specialize in? And cost advantage उन्हें कैसे मिला? इन क्वेश्चंस का आंसर हम इन थ्योरीज की स्टडी करने से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एडम स्मिथ ने स्टार्ट में ये जो अभी फार्मूला मैंने डिस्कस किया कि आप वो चीज़ ट्रेड करें, वो प्रमोट करें जो कि आप एफिशिएंटली बना सकते हैं और वो चीज़ बाय करें फ्रॉम अदर कंट्रीज जिसमें आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है. ये इट वाज प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ. हम एक थ्योरी को स्टडी करते हैं एंड क्रिटिकली उसको डिस्कस भी करते हैं. थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ऑल्दो बहुत सारे वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को डिफाइन करने के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इज प्रोडक्टिविटी डिफरेंस रैंक हाई इन दिस लिस्ट. दैट इज हाउ चीप इट इज फॉर यू टू प्रोड्यूस दैट गुड एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. हम इसकी एग्जांपल लेते हैं. कंसिडर टू कंट्रीज वियतनाम एंड जर्मनी. सपोज के एवरेज वियतनामीज वर्कर वो प्रोड्यूस करता है एक साल में 400 मशीन्स और 1600 टन्स ऑफ टमाटो. 400 मशीन एक साल में बना सकता है या 1600 टन टमाटर वो ग्रो कर सकता है. इन जर्मनी एवरेज वर्कर कैन प्रोड्यूस 500 मशीन्स एंड 500 टन्स ऑफ टमाटो. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एडवांटेज है वियतनाम को इन टमाटोस एंड जर्मनी को एडवांटेज है इन मशीन्स. सो जर्मनी को मशीन्स एक्सपोर्ट करनी चाहिए टू वियतनाम एंड वियतनाम से उसे बाय करना चाहिए टमाटो, एंड वियतनाम को सिमिलरली अपना टमाटो सेल करना चाहिए टू जर्मनी एंड उससे बाय करनी चाहिए मशीन्स. सो एब्सोल्यूट एडवांटेज वियतनाम के पास इन द प्रोडक्शन ऑफ टमाटोज है एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज जर्मनी के पास इन द प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स है. सो जिसके पास जो एडवांटेज है वो उसको यूटिलाइज करे और वो प्रोडक्ट जो कि उसके एडवांटेजेस नहीं है वो दूसरे कंट्री से बाय कर ले. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एडवांटेज. ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है. देन देयर वाज अनदर थ्योरी जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज के नाम से जानी गई. हमने जो अभी एग्जांपल डिस्कस की एब्सोल्यूट एडवांटेज में, वहां से हमें ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि एब्सोल्यूट डिफरेंस इन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ट्रेड टू अकर. अगर एक कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं भी है तब भी उसको एडवांटेज हो सकता है इन सेलिंग समथिंग टू अदर कंट्री. हाउ कम दिस? हम इसकी एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दूंगा एंड देन हम इसको एलैबोरेट करेंगे एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. कंसिडर के सेम टू कंट्रीज जर्मनी एंड वियतनाम है. नाउ अज्यूम दैट एवरेज वियतनामीज वर्कर इन 1 ईयर प्रोड्यूस करता है 200 मशीन्स और 800 टन्स ऑफ टमाटो, एंड एवरेज वर्कर इन जर्मनी he produces 500 machines per year और 1000 tons of tomato. अब अगर आप देखें यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज जर्मनी को है, तो क्या इससे ये कंक्लूड किया जाए कि जर्मनी को दोनों प्रोडक्ट्स वियतनाम को सेल करनी चाहिए और वियतनाम से मनी ले ले, उससे कैश ले ले? नहीं, अभी ये बहुत अर्ली है टू डिसाइड. वी हैव टू लुक इनटू the complexities of these comparative advantage. हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं. जर्मनी लग रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में है एंड वियतनाम यहाँ पे लग रहा है कि दे आर नॉट हैविंग एडवांटेज इन बोथ प्रोडक्ट्स. ना तो टमाटो में उसे एडवांटेज है ना ही उसे उसमें एडवांटेज है मशीन्स में.
But the formula is here, the technique is here कि comparative advantage measures the product cost of production not in monetary terms but in terms of foregone opportunity to produce something else. अगर आप machines बनाएंगे ज़्यादा तो of course वो worker टमाटो नहीं ग्रो कर सकेगा, अगर टमाटो ग्रो करेगा तो वो वर्कर मशीन्स नहीं बना सकता. सो उसको किस पे फोकस करना चाहिए. जर्मन अगर वर्कर है तो वो देखें 500 मशीन्स बना सकता है या 1000 टन्स ऑफ टोमेटो ग्रो कर सकता है. अब 500 मशीन्स पर मशीन के इक्विवेलेंट कितने हैं वो टोमेटोज ग्रो कर रहा है 2 टन. फॉर 1 मशीन वो 2 टन ऑफ टोमेटो ग्रो कर सकता है. इन जर्मनी इन वियतनाम फॉर 1 मशीन वो 4 टन ऑफ टोमेटो ग्रो किए जा सकते हैं. सो वियतनाम के वर्कर अगर एक मशीन बनाए या 4 टन ऑफ टोमेटो ग्रो करे और जर्मनी का एक वर्कर या तो एक मशीन बनाए या 2 टन ऑफ टोमेटो ग्रो करे. यहाँ पे अगर आप देखें तो वियतनाम के पास एडवांटेज है इन द ग्रोथ ऑफ टोमेटो कि एक वर्कर उनका 4 टन ऑफ टोमेटो ग्रो कर सकता है. यहाँ पे जर्मनी के पास एक वर्कर 2 टन ऑफ टोमेटो ग्रो कर सकता है. इट इज़ बेटर कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग देयर रिसोर्सेज ऑन टोमेटो ग्रोइंग जर्मन शुड स्पेंड रिसोर्सेज ऑन मशीन बिल्डिंग. अब ये मशीन इनके पास ऐसी है कि जो कि एक मशीन वियतनाम से 4 टन ऑफ टोमेटोज परचेज कर सकती है. वियतनाम वाले अपने 4 टन ऑफ टोमेटोज इनको देकर जर्मनी को देकर एक मशीन बाय कर सकते हैं. सो व्हाट दे नीड टू डू हियर इज उन्हें म्यूचुअली बेनिफिशियल रेशियो डिसाइड करनी है. अब जर्मनी वाले अगर 3 टन ऑफ टोमेटो फॉर 1 मशीन बाय करें वियतनाम से तो उसे 1 टन का बेनिफिट होगा क्योंकि खुद अगर वो टोमेटो ग्रो करें तो 2 टन ग्रो कर सकते हैं एक मशीन के सब्सिट्यूट में. सो वो 3 ले लेते हैं वहां से, दैट इज बेनिफिट. और वियतनाम को क्या बेनिफिट हुआ कि उनकी 4 टन ऑफ टोमेटो की एक मशीन आती थी अगर वो खुद बनाए. उन्होंने ऐसा किया कि वो 3 टन ऑफ टोमेटो देकर एक मशीन जर्मनी से ले रहे हैं. सो दिस इज कंपैरेटिव एडवांटेज. जर्मनी को कंपैरेटिव एडवांटेज है इन मशीन्स, वियतनाम को कंपैरेटिव एडवांटेज है इन टोमेटो ग्रोइंग, टोमेटो की ग्रोइंग उसकी फार्मिंग करने में. अब हमने ये डिस्कशन की कंपैरेटिव एडवांटेज की. यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज की डिस्कशन ने इलिस्ट्रेट किया है द रिलेटिव रादर देन एब्सोल्यूट डिफरेंस इन प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी एंड दे टेल अस के इट कैन form a determining basis for international trade. Although this concept comparative advantage provides powerful tool for explaining the rationale for mutually advantageous trade, it gives little insight into source of the differences in relative productivity. कि वो productivity जो increase हुई है वो उसका source क्या था, whether it was skills, whether it was expertise of the people, whether it was knowledge or availability of the cash. Specifically, why does a country find its comparative advantage in one good or service rather than in another? कैसे उसको एडवांटेज मिल जाता है? जर्मनी को कैसे मिल गया एडवांटेज इन मशीन्स एंड कैसे एडवांटेज उसको वियतनाम को मिल गया इन टोमेटो? ये कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी उसको एक्सप्लेन करने से फेल रही है. सो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी इट कंसिडर्स अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज जो आपके पास है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज. आप ये सारी जिसके पास ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज उसके पास एडवांटेज ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के पास बहुत ज़्यादा लेबर है एंड लेबर की कॉस्ट बहुत सस्ती है तो इट कैन मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर अदर कंट्रीज. एंड सिमिलरली अगर स्वीडन के पास आयरन ज़्यादा है तो आयरन अपना सेल कर सकता है टू अदर कंट्रीज. लेकिन इट डजंट हैपन लाइक दैट कि अब सारे कंट्रीज नेचुरल सोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स सेल करना स्टार्ट कर दें. इन सम अदर वेज आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो टू दोज थिंग्स जो कि आपके पास नहीं है, डेफिशिएंट होती हैं, आप उस पर भी एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो. फॉर एग्जांपल, नेस्ले की कॉफ़ी बहुत फेमस है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट नेस्ले कोई कॉफ़ी ग्रो नहीं करता. कॉफ़ी के जो बीन्स हैं वो तो गाना और अफ्रीकन कंट्रीज से उसके पास आते हैं. सो एडवांटेज उसने ना ग्रो करते हुए भी उसमें ले लिया. सो देयर आर सम अदर थिंग्स जो कि
हेल्प करती हैं इन गेटिंग एडवांटेज. Third theory was competitive advantage. According to Michael Porter, theory of comparative advantage is good, but it is limited by its traditional focus on land, labor, natural resources and capital. बहुत सारी चीज़ें इसने इग्नोर की. माइकल पोर्टर वेरी फेमस स्ट्रेटजिस्ट एंड मैनेजमेंट गुरु है. उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इसने इग्नोर की. माइकल पोर्टर ने 100 इंडस्ट्रीज में स्टडी की अपनी, और उसने फाइंड आउट किया कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किसी कंट्री पे आता है बेस्ड ऑन इज कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ दैट इंडस्ट्री. एंड कंपेटिटिव एडवांटेज उस इंडस्ट्री का इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, factors of production, land, labor, natural resources, etc. along with nature of domestic demand. domestically कितनी डिमांड है उस कंपनीज की प्रोडक्ट्स की. और इसमें फैक्टर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं लाइक प्रेजेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सप्लायर और रिलेटेड इंडस्ट्री के आपको जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो कितने गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, कितना उनके साथ अच्छी टर्म्स है, आपकी बार्गेनिंग पावर आपकी ज़्यादा है या उनकी ज़्यादा है. सो ये फैक्टर्स भी इसमें प्ले करता है. एंड द कंडीशंस इन द कंट्री दैट गवर्न हाउ कंपनीज आर क्रिएटेड, ऑर्गेनाइज, मैनेज्ड एज वेल एज डोमेस्टिक राइवलरी अमंग द फर्म्स. उस कंट्री की कंडीशंस कैसी, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एटसेट्रा, उसकी कंपेटिटिव एडवांटेज, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, दोज ऑल थिंग्स डिसाइड अबाउट कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ द इंडस्ट्री. अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, आपकी कंट्री में जो डिमांड है आपकी अपनी प्रोडक्ट्स की, और जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज करेगी, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज होगा, आप ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकोगे. उसने कहा जितना आपका कस्टमर सोफिस्टिकेटेड है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्ट है, थिंग्स को जानता है, इन्फॉर्म्ड है इन एनी कंट्री, और जितना स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स हाई है इन दैट कंट्री, इट विल रिजल्ट इनटू प्रोडक्शन ऑफ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. एंड जितनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होगी उसकी फॉरेन डिमांड भी इंक्रीज होगी. जब फॉरेन डिमांड इंक्रीज होगी आपकी रेपुटेशन हो जाएगी इन द वे कि आपकी कंट्री इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड. फॉर एग्जांपल बेल्जियन chocolates are very famous. Similarly, Belgian beer is very famous. German cars are very famous. American toys are very famous. American machinery is very famous. Japanese electronic goods are very famous. Pakistan के sports goods are very famous. So आप जिसमें competitive advantage होता है उसमें आपके लिए ईजी होता है टू इंक्रीज द ग्लोबल डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट एंड गो ग्लोबल. आप इसकी एग्जांपल लें तो साउथ कोरिया की आप अगर देखें कंट्री की एग्जांपल, साउथ कोरिया का बहुत सोफिस्टिकेटेड है कस्टमर. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज सेल फोन देयर, और सेल फोन भी आम सेल फोन नहीं होगा, स्मार्टफोन होगा. स्मार्टफोन होने के साथ एवरीबॉडी हैज़ एक्सेस टू वाईफाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वेबसाइट्स, इंटरनेट की एक्सेस सबको है. देन बहुत इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है, छोटा सा कंट्री है, टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड गुड्स बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं वहाँ पे. LG आप देखें तो साउथ कोरियन कंपनी है, सैमसंग देखें तो साउथ कोरियन कंपनी है. इसके अलावा आपके बहुत सारी Hyundai साउथ कोरियन कंपनी है. ये कंपनीज वहाँ पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सप्लाई करती हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं, और उनका इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर उनको मजबूर करता है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आए. जब इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर आपस में उनकी राइवलरी इतनी क्रिएट कर देता है, दे बाय दोज प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, तो कंपनीज मजबूरन अपनी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सहारा लेती हैं, अपनी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए अच्छे पार्ट्स का सहारा लेती हैं, अपनी गुड्स की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए अच्छे साइंटिस्ट हायर करती हैं. सो इन दिस वे वो अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज करती हैं. बेनिफिट उनको ये भी होता है कि वो ग्लोबली वो प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं. सैमसंग के बहुत क्वालिटी के प्रोडक्ट, सैमसंग गैलेक्सी S5, S4, S3, S2, ये सारे बहुत क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, उसका Note 1, Note 2, Note 3, गैलेक्सी ग्रैंड एटसेट्रा, सैमसंग के LED टीवीज़, सैमसंग के 3D टीवीज़, ये सारी प्रोडक्ट्स उनकी ग्लोबली बहुत रिकॉग्नाइज की जाती हैं और उनकी डिमांड बहुत आई है. सिमिलरली LG की प्रोडक्ट्स, LG की टीवी, LG के सेल फोन वगैरह की डिमांड इंक्रीज हो रही है ग्लोबली, और एक अच्छी फर्म है जो कि बहुत सारी ग्लोबल फर्म्स के लिए थ्रेट कंसिडर की जाती है एज अ कंपेटिटर.
Hyundai की डिमांड भी सिमिलरली बहुत इंक्रीज कर गई है। किया एक ब्रांड है जो कि साउथ कोरिया का है, वो भी बहुत इन है, बहुत ज़्यादा लोग उसको बाय करते हैं। सो दिस इज़ अ गुड मॉडल टू एक्सप्लेन कंपेटिटिव एडवांटेज। क्या आपका कंज्यूमर, सोफिस्टिकेटेड कंज्यूमर कैसे आपको फोर्स करता है टू कम अप विद गुड प्रोडक्ट्स, एंड हाउ द राइवलरी अमंग द फर्म्स इन दैट कंट्री वो आपको हेल्प करती है टू कम अप विद गुड प्रोडक्ट्स ऑन ग्लोबल लेवल। नाउ वी विल टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपने अगर न्यूज़ पढ़ते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं, आप टीवी प्रोग्राम्स या न्यूज़ वगैरह के प्रोग्राम्स या मैगजीन न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, तो आप ये टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा आपके दिखाई देती होगी, आप इससे अवेयर होंगे। ऑफन मीडिया में आपने देखा होगा ट्रेड डेफिसिट्स की बात होती है, ट्रेड सरप्लस की बात होती है, और इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस, इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसके बारे में बात की जाती होती है। व्हाट फैक्टर्स विल काज अ करेंसी इंटरनेशनल वैल्यू टू चेंज, करेंसी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। अब ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको सुनने में और पढ़ने में मिलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज टू गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट्स एंड मीनिंग ऑफ नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, आपको ये चीज़ जानने के लिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन जो कि यूजली हम यूज़ करते हैं इज़ that it is an accounting record of the transaction between the residents of one country and the residents of the rest of the world over a given period of time। ये किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स का आपस में ट्रांजैक्शन एंड इन रेजिडेंट्स का दुनिया के साथ ट्रांजैक्शन जो होता है उसका रिकॉर्ड होता है कि कितनी इन्होंने प्रोडक्ट्स बाय की और या कितनी प्रोडक्ट्स इन्होंने सेल की। अब अगर आप बाय करेंगे प्रोडक्ट्स तो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ द मनी नहीं होगा, आउटफ्लो ऑफ द मनी होगा। अगर आप किसी से चीज लेते हैं तो आपकी जेब से पैसा जाएगा किसी के पास, दिस इज कॉल्ड आउटफ्लो ऑफ द मनी। अगर आप कहीं बाहर से बाय करते हैं प्रोडक्ट तो आप या आपकी रिड्यूस करते हैं अपनी फॉरेन लाइबिलिटीज को, जो कि आप पे डेट होता है उसको रिड्यूस करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। सो दैट वुड बी कॉल्ड आउटफ्लोज ऑफ द फंड। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपनी सेल करते हैं, कोई एसेट अपना सेल करते हैं टू फॉरेनर्स, ठीक है, जो डोमेस्टिक रेजिडेंट है कोई एसेट सेल करते हैं, सो आपके पास या आपकी लाइबिलिटीज टू फॉरेनर्स इंक्रीज होती हैं। लोग आपके मकरूज होते हैं, फॉरेनर्स आपके मकरूज होते हैं, किसी और कंट्री आपका मकरूज होता है, तो दैट वुड बी कॉल्ड इनफ्लोज ऑफ द मनी। जो कैश आपके पास आएगा, जो मनी आपके पास आएगा, या आपके पास इनफ्लोज आप उसे कहेंगे। सो एक साइड पे आप पैसा यूज कर रहे हैं, दूसरी साइड पे पैसा आपके पास आ रहा है। यूजेज वो जो होता है उसको आउटफ्लोज कहते हैं, और जो आपके पास आ रहा है, जो आप कमा रहे हैं, उसको इनफ्लोज कहते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्टेटमेंट जो है वो 3 आइटम्स पे कंसिस्टेड होती है। दोज आर द करंट अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट एंड पोर्टफोलियो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन अकाउंट, जो कि हम उसको इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट समझते हैं। सो करंट अकाउंट क्या है? 3 आइटम्स आर इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में द गुड कैटेगरी है, द सर्विसेज कैटेगरी है, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं। नो द क्वेश्चन इज गुड कैटेगरी क्या है? It states the monetary value of nations international transactions in physical goods, कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है फिजिकल गुड्स के लिए उनकी क्या वैल्यू। आपने बाय की तो आपकी इंपोर्ट्स होंगी, अगर आपने सेल की तो वो एक्सपोर्ट्स होंगी। कितना आपने बाय किया, कितना आपने सेल किया। सर्विसेज कैटेगरी में सिमिलरली ये आपका अकाउंट ऑफ सर्विसेज हैं कि कितनी आपने सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कंसल्टिंग, ट्रैवल या पैसेंजर फेयर्स, फीस, रॉयल्टीज, रेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ये इनकम कितनी आपने जनरेट की या कितना आपने इन चीज़ों को बाय करने के लिए पे किया। देन थर्ड थिंग जो कि आपको स्लाइड में नजर आ रही है इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या है? दीज unilateral transfer include all transaction for which there is no quid pro quo, जिसका कोई चीज आपको देनी नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल लेने का देना नहीं पड़ा,
जैसे कि आपके पास डोनेशंस आती हैं, फिलैंथ्रोपी के तौर पे आपके पास कोई इमदाद आती है, आपके पास गिफ्ट्स आते हैं, आपके पास एड आती है, तो उसके बदले आप कोई चीज़ देते नहीं हैं, ये आपको फ्री में मिल जाती हैं, तो ये यूनिलेटरल अकाउंट्स आप ट्रांसफ़र कंसिडर की जाती हैं। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का लेस इम्पैक्ट है बड़े कंट्रीज़ पे, लाइक जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक यूएस हो गया, इन्हें एड्स की ज़रूरत नहीं होती, ना ही गिफ्ट्स की इतनी ज़रूरत होती है, ना ही इनके पास फिलैंथ्रोपी डोनेशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन छोटे कंट्रीज़ लाइक फिलिपाइन है, आपका अफ़गानिस्तान है, वियतनाम है, पाकिस्तान है, इन कंट्रीज़ में यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का बड़ा रोल होता है। देन आपका सेकेंड पार्ट ऑफ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड capital account. Capital account is consisted of two parts, that is short term transactions and long term transaction. Short term transaction क्या है? ये मैच्योरिटीज, ये वो ट्रांजैक्शन होती है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है, जो कि बहुत जल्दी में 1 साल में ही मैच्योर हो जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है, फॉरेन एक्सचेंज एंड कमर्शियल पेपर वगैरह, ये शॉर्ट टर्म, टिपिकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये इसका रिटर्न आप 1 साल के अंदर यूजुअली आप ले लेते हैं, इसको हम शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस कहते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस ये हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं। ये 2 पार्ट्स में इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हम कहते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होल्ड नो मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ये डेट सिक्योरिटीज सच एज नोट्स एंड बॉन्ड्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस हेडिंग। जो आपके नोट्स होते हैं, ये आप जो ओरिजिनेट जहाँ से होते हैं उनका कंट्रोल नहीं होता, बॉन्ड्स होते हैं इस पर कंट्रोल नहीं होता, ये जो बाय कर लें उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है, ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप इंटरेस्ट होता है, सच एज बिजनेस कैपिटल आउटलेज इन फॉरेन सब्सिडरीज एंड ब्रांचेस। ठीक है, स्टॉक परचेज वगैरह, आप कंपनी की स्टॉक परचेज करके, दैट इज आल्सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी उसका पार्ट है जो कि आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट कंसिडर किया जाता है। सो कंट्रीज डिफर इन the percentage of total outstanding stock in individual must hold in order for investment to be considered a direct investment in the balance of payment statements. These values range from 10% to 25%. कितना आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फॉरेन अकाउंट्स में for to be फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए किसी कंपनी में to be considered फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बिकॉज ऑफ द डबल एंट्रीज, अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट होती है इसमें डबल एंट्रीज होती है, यूज ऑफ फंड्स एंड एक साइड सोर्स ऑफ फंड होता है। अगर यूज ऑफ फंड ज़्यादा हो एंड सोर्स ऑफ फंड्स का जो है साइड कम शो करे उसकी अमाउंट, तो आप डेफिसिट में हैं, आपका आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लोज कम है, आपका पैसा आ नहीं रहा, आपका पैसा जा रहा है, आपकी इकॉनमी डेफिसिट में जा रही है, आप मकरूज हैं। अगर आपका सोर्सेज ऑफ फंड ज़्यादा है, वहाँ पे वैल्यू ऑफ आपकी ज़्यादा आ रही है, यूज़ ऑफ फंड में वैल्यू आपकी कम है, दैट मीन्स आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं स्पेंडिंग के बजाय एंड आपके पास कैश सरप्लस में है, आप मकरूज नहीं हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है। Now let's talk about exchange rate. अब कोई भी आपको फॉरेन प्रोडक्ट बाय करनी होगी, सबसे पहले तो आपको फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ता है, दैट मीन्स बाइंग फॉरेन करेंसी फर्स्ट, एंड सेकेंड आपको फॉरेन गुड्स बाय करनी पड़ती हैं। अब कॉस्ट ऑफ बाइंग इधर द फॉरेन करेंसी और द फॉरेन आइटम राइजेज, द प्राइस टू इम्पोर्टर इंक्रीजेज। जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ उसकी बाइंग की बढ़ जाती है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है या गुड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो आपकी प्राइसेस फॉरेन इंपोर्टर जो है, जो इंपोर्ट कर रहा है, उसको वो महंगी पड़ेंगी। अब अ रेशियो दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट, कि रुपी का क्या रेट है एज कंपेयर टू पाउंड, यूके पाउंड स्टर्लिंग। अब यूके पाउंड स्टर्लिंग 1 पाउंड आता है फॉर 150 to 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ का, 170, 150, 160 का 1 पाउंड है। सो दैट मीन्स के 1 पाउंड इज इक्वल टू 160 रुपीज़ रफली, मोर और लेस। सो एक्सचेंज रेट ये है। करेंसी स्ट्रॉन्ग कौन सी है? पाउंड इज स्ट्रॉन्ग करेंसी and rupee is weak currency. When currency rises
in its value, we call it currency appreciate. अगेंस्ट अदर करेंसी जब उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है उसको करेंसी अप्रिशिएट कहा जाता है, लेकिन जब करेंसी की वैल्यू अगेंस्ट एनी अदर करेंसी कम होती है हम उसको करेंसी डेप्रिशिएट कहते हैं. जैसे कि अभी यूएस डॉलर की वैल्यू कम हुई है एज कंपेयर टू रुपीज, वी विल कॉल के यूएस डॉलर की डेप्रिसिएशन हुई है एंड पाकिस्तानी रुपीस की एप्रिसिएशन हुई है. अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रेंथ में इंक्रीज करती है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है उसकी, तो इसका एक लॉस भी है. आपके एक्सपोर्टर्स को लॉस होता है, वो अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते फॉरेन मार्केट में. थिंक अबाउट, अगर एक प्रोडक्ट जो कि यूके सेल कर रहा था पाकिस्तान में फॉर 100 पाउंड, जो कि 16,000 पीस पाकिस्तानी बन रहे थे 100 पाउंड, अगर यूके के पाउंड की 160 से 170 पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में वैल्यू हो जाती है, तो 17,000 की वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में एकदम सेल होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लोग अफोर्ड नहीं करेंगे और इतनी प्राइस इंक्रीज एकदम उसको लाइक भी नहीं करते. सो एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉब्लम्स होती है अगर उनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो. देन लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि किस तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कैसे फॉरेन करेंसी को हम ट्रेड करते हैं. आप जानते होंगे कि फॉरेन ट्रांजैक्शंस जो कि बहुत सारी होती हैं, ऑल आर ऑन द काउंटर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑन द काउंटर मार्केट होती हैं, जो कि फ़ोन या ईमेल के थ्रू कैरी की जाती हैं होती हैं, और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी की होती हैं किसी भी टाइम पे किसी भी कंट्री में. यूजली आपके जो लोकल पीपल होते हैं, जो यूजली आपके प्राइवेट कस्टमर्स जो होते हैं, दे डील विद द बैंक्स, जो छोटे बैंक्स या बड़े बैंक्स होते हैं उनको सेल करते हैं अपनी फॉरेन करेंसी जो उनके पास होती है, पाउंड है, रियाल हैं, दिरहम्स हैं या डॉलर हैं. दीज बैंक्स देन सेल करते हैं करेंसी ब्रोकर्स को, ब्रोकर्स ये करेंसी सेल करते हैं सेंट्रल बैंक्स को. सो सेंट्रल बैंक का रोल समटाइम्स बहुत ज़्यादा होता है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ डोमेस्टिक मनी सप्लाईज. कितनी हमारी मनी सप्लाई हो, जितनी अगर आपकी मनी सप्लाई होगी ज़्यादा आ जाएगी मार्केट में, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा. जितनी आप किसी और कंपनी की, किसी और कंट्री की करेंसी बाय करेंगे तो उसकी वैल्यू राइज करेगी. सो सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अब यूजली ये ट्रेडिंग सेंट्रल बैंक जो करता है टू ब्रोकर्स, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं होती. इसका सेंट्रल बैंक का रोल यूजली होता है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करे, लाइक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, चेंजिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स को उसको कंट्रोल करना या उसको चेंज करना, एक्सचेंज रेट को अल्टर करने के लिए वो ज़्यादातर इस तरह के अपना रोल प्ले करते हैं. बट इम्पोर्टेंट थिंग इज के जो आपका प्राइवेट कस्टमर है वो बैंक्स को अपना सेल करता है, फॉरेन अपनी करेंसी सेल करता है. दोज बैंक्स यूजली, इसके अलावा ये कस्टमर ब्रोकर्स होते हैं, छोटे एजेंट्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको जाके भी अपनी करेंसी फॉरेन करेंसी सेल कर सकता है. वो रिटेलर्स यूजली बैंक को सप्लाई करते हैं करेंसी, फॉरेन करेंसी, एंड छोटे बैंक्स यूजली लार्जर बैंक्स से बाय करते हैं फॉरेन एक्सचेंज. सो इस तरह ये एक नेटवर्क बना हुआ है, प्राइवेट कस्टमर टू बैंक्स, बैंक्स टू ब्रोकर्स, ब्रोकर्स टू सेंट्रल बैंक. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट. एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी काजेज क्या हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में. एक्सचेंज रेट सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने फॉरेन ट्रेड में सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाला टॉपिक होता है, एंड इसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं फॉरेन ट्रेडर्स, एंड पॉलिटिकली सेंसिटिव इकोनॉमिक वेरिएबल इसको कंसिडर किया जाता है. अगर आपकी कंट्री की लोकल करेंसी इंक्रीज होती है मॉनेटरी टर्म्स में, उसका एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी, तो आपके एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम होगी. एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम कैसे होगी, वो अपना प्रोडक्ट बाहर सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर जाती है. बट इंपोर्टर्स को थोड़ा सा फ़ायदा होगा, वो बाहर की प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं. When the value of currency falls, foreign goods become more expensive. अगर आपकी करेंसी फॉल करती है, फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, आप उनको बाय करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. द कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज कर जाती है, आपके रहने सहने का
ख़र्चा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स वो चीपर हो जाते हैं फॉरेनर्स के लिए, इसीलिए जब आपकी करेंसी की वैल्यू फॉल करती है तो आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ने के चांसेस मिलते हैं, उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। So what are the causes of this exchange rate fluctuation? इसके इंक्रीज होने की डिक्रीज होने की causes क्या हैं? मोस्ट मेजर करेंसीज आर फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग होती है यानी कि आप किसी टाइम भी बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। देयर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, अगर किसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट में तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है मार्केट में। आपकी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करने में आपके इन्फ्लेशन भी बहुत रोल प्ले करती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो तो प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं, अगर इन्फ्लेशन कम हो तो प्राइसेस डिक्रीज करती हैं। अगर यूएस की इन्फ्लेशन एक्सीड कर जाती है जापान से तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जापान की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, यूएस की प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज यूएस की प्रोडक्ट्स महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है, जापानीज प्रोडक्ट्स सस्ती हो गई हैं, पीपल विल डिमांड मोर जापानीज गुड्स एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ डॉलर टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हाइल इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर जापानीज येन। क्योंकि जापानीज गुड उन्होंने बाय करनी है, जापानीज येन में उन्होंने पे करना होगा, जापानीज येन वो बाय करेंगे, डॉलर जा रहा होगा, सप्लाई हो रहा होगा, जापानीज येन परचेज किया जा रहा होगा। सो इस तरह फॉर द सेम रीजन जापानीज कंज्यूमर्स विल रिड्यूस देयर डिमांड फॉर डॉलर्स। वो डॉलर की डिमांड कम कर देंगे बिकॉज डॉलर एक्सपेंसिव हो गया, उनकी सप्लाई येन की अपनी रिड्यूस करेंगे, उसको डॉलर को परचेज नहीं करेंगे क्योंकि वो यूएस की गुड्स को बाय नहीं कर रहे, इसलिए डॉलर उन्हें नीड ही नहीं है। यूएस की गुड्स को क्यों नहीं बाय करे? क्योंकि इन्फ्लेशन है यूएस में, यूएस के इन्फ्लेशन की वजह से यूएस की गुड्स एक्सपेंसिव हो गई हैं। देयरफॉर इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स विल कॉज द इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ डॉलर टू फॉल एंड वैल्यू ऑफ अदर करेंसीज टू राइज। अब इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, इंटरनेशनल करेंसी जो कि हम इसमें जापानीज कॉन्टेक्स्ट में येन थी वो इंक्रीज होगी। So supplies and demands of currencies is also affected by investors and speculators. अगर जापानीज करेंसी जो कि येन है उसके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डॉलर तो जो कि इन्वेस्टर हैं दे विल स्टार्ट सेलिंग डॉलर एंड बाइंग येन बिकॉज दे न्यू के जिस तरह इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा कि हमें रिटर्न ऑन येन ज़्यादा होगा। सो येन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी एज कम्पेयर टू डॉलर बिकॉज येन बहुत ज़्यादा बाय किया जा रहा है, उसकी डिमांड एक्सीड कर रही है, इंक्रीज कर रही है एज कम्पेयर टू डॉलर। सो डॉलर की वैल्यू फॉल होगी बिकॉज लोग डॉलर सेल कर रहे हैं मार्केट में। सो अगर स्पेकुलेटर्स हैं वो स्पेकुलेट करते हैं कि जापानीज येन राइज करेगा इन वैल्यू इन कमिंग फ्यू वीक्स और मंथ्स एज कम्पेयर टू डॉलर, तो ये भी स्पेकुलेशन की बेस पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे येन और येन की प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, हाई हो जाएंगी एज कम्पेयर टू डॉलर। आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट मूव करता है बेस्ड ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बेस पे फॉरेन एक्सचेंज मूव करता है। समटाइम्स फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है एंड समटाइम फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है बिकॉज गवर्नमेंट exercise strong and direct control over domestic money supplies. Their activities affect inflation rates and interest rates, which is in turn affect the exchange rates of their currencies. अगर अपनी करेंसी की गवर्नमेंट फ्लो इंक्रीज कर देती है मार्केट तो उसकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, उसकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी क्योंकि उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा अपनी करेंसी फ्लोट नहीं करती, डॉलर्स को सेल करना, फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना स्टार्ट कर देती है और अपनी करेंसी को बाय करना स्टार्ट कर देती है, दैट मीन्स अपनी करेंसी को वो प्रिजर्व करती है, तो उसका बेनिफिट ये होगा करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, दूसरी करेंसी फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी और जब उसकी अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उनकी गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। इंपोर्टर्स को इसका बेनिफिट ये होगा कि वो बाहर से चीपर प्रोडक्ट्स या गुड्स बाय कर सकेंगे। Although we know that कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो यू विल फील प्राउडर कि हमारी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, हमारी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग करेंसी है, बट स्ट्रॉन्ग करेंसीज ब्रिंग चैलेंजेस along with their strength.
वो चैलेंजेस क्या होते हैं? एक्सपोर्टर्स की एक्सपोर्ट्स कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, इंपोर्टर्स ज़्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपकी अपनी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, आप अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी अपनी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लॉस में जाएंगी। फॉरेन कंपनीज़ आपकी कंट्री में आके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, बिकॉज आपके पास जो मटेरियल्स हैं, आपके पास सारी चीज़ें वो आपके हाई करेंसी की वजह से वहाँ पे चीपर है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। सो इंपोर्टर्स को बेनिफिट है, एक्सपोर्टर्स को लॉस है। एक्सपोर्टर्स को क्या लॉस है? फॉरेनर्स कंसिडर करेंगे आपकी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू देयर अदर अल्टरनेटिव्स एंड सब्सिट्यूट, सो आपको उसका लॉस होगा। मार्केट लिमिटेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सचेंज रेट में। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिस्क्राइब, जो कि अभी हमने डिस्क्राइब की है, ये हर करेंसीज पे नहीं हो सकती, जो प्रिंसिपल हमने डिस्क्राइब किए। वाई? बिकॉज स्मॉल लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन हैव करेंसीज दैट अट्रैक्ट लिटिल ग्लोबल डिमांड। उनकी डिमांड इतनी नहीं होती। अब युगांडा की करेंसी है, घाना की करेंसी है, तहईटी की करेंसी है, या मॉरिशस की करेंसी है, या मालदीव की करेंसी है, उसका क्या डिमांड होनी है? कोई डिमांड नहीं होती। सो नो इफेक्टिव इंटरनेशनल मार्केट डेवलप फॉर दीज सॉफ्ट करेंसीज। इनकी कोई मार्केट नहीं है, हम इनको सॉफ्ट करेंसीज कहते हैं। इन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ना इसको किसी ने परचेज करना है, ना बाय करना है, ना सेल करना है। सो इन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। ऑल्सो until recently most foreign exchange rates in developing countries were set by government. This is still true in many countries today. गवर्नमेंट सेट करती है डेवलप्ड कंट्रीज में। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देखती, बिकॉज देयर इज़ नो डिमांड फॉर देयर करेंसीज, देयर इज नो सेलिंग फॉर देयर करेंसीज। Nonetheless, these currencies are not immune to forces of supply and demand. Nonetheless, governments of these underdeveloped countries cannot ignore the value of currency exchange. वो अपना रोल प्ले करने की कोशिश करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से उनकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ हो, ताकि उस पर इम्पोर्टेंस को बेनिफिट हो, सो लोग उनकी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें। अगर उनकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो इम्पोर्टर्स को फ़ायदा होगा, जो कि उस कंट्री में है। वो अपनी बाहर से प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल बाय कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दो कि मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उस पर फेस करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है इन फ्लक्चुएटिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। हम समरी देख लेते हैं कि हमने आज क्या डिस्कस किया। हमने इंटरनेशनल ट्रेड का ओवरव्यू लिया। हमने उसमें डिस्कस किया कि इंटरडिपेंडेंस होते हैं ऑफ ट्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज़। अगर एक कंट्री कुछ बाय करता है फ्रॉम वन कंट्री, तो उसने कुछ सेल भी करना होता है टू अदर कंट्री, सो उसमें दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होता है। देन हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ी सी डिस्कस की कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर WTO एंड जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ ने कैसे हमें हेल्प किया इन इंक्रीजिंग द ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। दैन बेसिक थ्योरीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हमने पढ़ी, जिसमें हमने कंपैरेटिव, एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी पढ़ी। एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने देखा कि अगर एक कंट्री को कॉस्ट एडवांटेज है ओवर अदर कंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स, तो वो उसको ट्रेड करके उससे दूसरी प्रोडक्ट जो कि वो चीप है वो बाय कर सकता है। कंपैरेटिव एडवांटेज में हमने बात की कि एक कंट्री को हो सकता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो, बट कंपैरेटिवली उसको एडवांटेज होगा कुछ प्रोड्यूस करने में, जो कि वो उस कंट्री को सेल कर सकता है, जो कि कंपैरेटिवली इतना एडवांटेज में नहीं है। देन कंपैरेटिव एडवांटेज में हमने बात की कि आपका कंपटीशन है बिटवीन द फर्म्स एंड सोफिस्टिकेटेड बायर्स, डोमेस्टिक बायर्स आपको हेल्प कर सकते हैं इन गेटिंग कंपैरेटिव एडवांटेज। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हमने डिस्कस किया। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमने बात की कि आपका ये एक इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ करंट अकाउंट, इसके अलावा इसमें कैपिटल अकाउंट होता है, इसके अलावा करंट अकाउंट में गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होती है। देन कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पार्ट होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये होता है कि इसके बेस पे आप देखते हैं कि कितना डेफिसिट और कितना सरप्लस है आपके पास। अगर डेफिसिट है दैट मीन्स आप इन डेट हैं, सरप्लस है दैट मीन्स यू आर अर्निंग सम मनी बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन हमने बात की एक्सचेंज रेट्स की कि किस तरह एक्सचेंज जो आपके पास
पैसा है, आपकी करेंसी है, कैसे फ्लक्चुएट करती है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज, कैसे अप्रिशिएट होती है, कैसे डिप्रिशिएट होती है, कौन सी उसमें फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। इन्फ्लेशन का रोल देखा, सप्लाई ऑफ एंड डिमांड ऑफ मनी का रोल देखा, गवर्नमेंट का रोल देखा, इन्वेस्टर्स का, स्पेकुलेटर्स का रोल देखा। देन हमने बात की कि इसका सॉफ्ट करेंसीज जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज रेट्स हमने डिस्कस किए हैं। दैट वाज दिस टुडेज लेक्चर वाज पार्ट 1 ऑफ आवर टॉपिक द ग्लोबल इकोनॉमी। होपफुली यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर, hopefully you enjoyed today's lecture. हमारा part B of the global economy will be part of our 4th lecture, जिसमें important things हम discuss करेंगे। and अपने next lecture तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।